चलिए भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीडिंग आपका पढ़ा था। इसने खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हैंडल किया था। गांधी जी अरेस्ट हो गए तो स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन आपका हुआ था और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को उसके द्वारा सप्रेस किया गया था। अगला जो आपका वॉइसरॉय है ये आपका इरविन है। इरविन के टाइम पर बहुत सारी चीजें आपकी घटित हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आपके आए थे तो उस समय कहा गया था कि भारतीय जो आपकी समस्या है उसके हल के लिए एक और कमेटी या कमीशन हम बनाएंगे 10 साल के बाद। लेकिन 27 में ही किसका फॉर्मेशन हो गया? साइमन कमीशन का। ये ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन कब बना है? 27 में। इंडिया में उसका आगमन कब हुआ है? 28 में। जब 28 में साइमन कमीशन भारत आपका आता है तो इसको व्हाइट कमीशन कहकर इसका भारत में विरोध किया जाता है। साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं जब साइमन कमीशन कहाँ पर आता है? इंडिया में आपका उतरता है, बॉम्बे में उतरता है। ठीक है, इसके विरोध में पूरे के पूरे भारत में प्रदर्शन वगैरह होते हैं। लाला लाजपत राय ऐसा ही एक प्रदर्शन लीड कर रहे थे पंजाब से, जहां पर पुलिस के लाठीचार्ज में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इस समय जो भारत सचिव हैं लॉर्ड बर्किनहेड, उनका ये कहना था कि अगर आपके पास जो हमने टीम भेजी है उससे अच्छे लोग मौजूद हैं, उससे ज्यादा समझदार लोग मौजूद हैं, तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, उनको सभी पार्टी से पास करा लीजिए। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को एज इट इज ही लागू कर दूंगा। इसको एक्सेप्ट किया मोतीलाल नेहरू ने, और मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की थी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया, उसमें बहुत सारी आपकी चीजें थी। वैसे एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सबसे पहले सिविल राइट्स की डिमांड कब हुई थी? सिविल राइट का मतलब बेटा फंडामेंटल राइट, कि इंडिया में सबसे पहले सिविल राइट्स या फंडामेंटल राइट की डिमांड कब हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने भारत के लोगों के लिए सिविल राइट्स की डिमांड आपकी की थी। इसके साथ साथ नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने डिमांड की थी भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा देश जिसमें सारा का सारा जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो ब्रिटिश रहेगा, उस देश का हेड भी ब्रिटिश रहेगा, लेकिन सिस्टम को चलाने वाले कौन होंगे? भारतीय होंगे, यानी कि आधी स्वतंत्रता। ठीक है, इसकी डिमांड आपकी की थी। इसके साथ साथ जो रेजिडुअल पावर्स थी, रेजिडुअल पावर्स क्या होती है बेटा? देखो, जहां सेंटर और स्टेट होते हैं वहां पर पावर्स को लेकर किसी भी टाइप की कंट्रोवर्सी आपका हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में सेंटर को कुछ पावर्स आपकी दी जाती हैं। अब देखो, इंडिया में दो पैरेलल गवर्नमेंट्स एक साथ चलती हैं, एक सेंटर में एक स्टेट में। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो शेड्यूल 7 में पावर्स को डिवाइड किया गया है। सब्जेक्ट्स बांटे गए हैं 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और अगर कोई नया सब्जेक्ट उभर कर आए जो इन तीनों लिस्ट में ना हो तो ऐसे सब्जेक्ट पे रूल बनाने की जो पावर है वो किसको दी गई है? सेंटर को दी गई है। इसको ही सेंटर की रेजिडुअल पावर कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। तो मोतीलाल नेहरू ने अपनी इस किताब या अपने इस ड्राफ्ट में जो रेजिडुअल पावर थी वो किसको दी थी? आपके सेंटर को दी थी। अब जो ये ड्राफ्ट आपका बना था इसको लेकर बहुत से लोग एग्री नहीं करते थे। कांग्रेस में ही जो जवाहरलाल नेहरू हैं और जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने कहा कि अब डोमिनियन स्टेटस की कोई भी रेलेवेंस नहीं रहा है, अब क्या चाहिए? हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा, क्या चाहिए? अब फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। रेजिडुअल पावर स्टेट को, सेंटर को देने के पक्ष में जिन्ना नहीं थे। उन्होंने बोला कि आपने एक तो पहले डोमिनियन स्टेटस मांगा है, यानी कि हमारे सिर पे अंग्रेज बैठे रहेंगे, हम अपने डिसीजन नहीं ले सकते। ऊपर से अगर आप अवशिष्ट शक्तियां भी अंग्रेजों को दे दोगे तो फिर स्टेट के तौर पे हमारे पास बचेगा क्या? और उसके उलट में उन्होंने अपनी 14 डिमांड्स भी आपकी प्रेजेंट की थी, ऑब्वियसली जो माइनॉरिटीज के राइट से क्या थी? आपकी जुड़ी हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट थी वो क्या हो गई थी? आपकी उस समय फेल हो गई थी। फिर 1929 में क्या होता है बेटा? लाहौर का सेशन आपका होता है। लाहौर के सेशन में जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया जाता है? कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और यहाँ से वो किसके डिमांड करते हैं? पूर्ण स्वराज के डिमांड करते हैं कि आज से कांग्रेस का जो मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा? पूर्ण स्वराज आपका रहेगा। आज से हम किसके लड़ाई करेंगे? केवल पूर्ण स्वराज के लिए ही आपका लड़ाई करेंगे। इसी समय गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स अंग्रेजों के सामने रखी थी। जैसे पहला, इंडियन सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन होना चाहिए, उसका भारतीयकरण होना चाहिए, यानी कि उसमें ज्यादा लोग कौन होने चाहिए? भारतीय लोग होने चाहिए। दूसरा, भारतीयों को भी हथियार रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। जो इनइक्वालिटीज है गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब्स में,
वो आपकी कम होनी चाहिए। जो पार्शलिटी की जाती है भारतीय लोगों के साथ वो घटनी चाहिए। जो भारतीय गुड्स पर इंग्लैंड में टैरिफ लगता है उसको घटाया जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई भारत का गुड एक्सपोर्ट किया जाता है इंग्लैंड में तो उसमें बहुत सारे टैक्स या टैरिफ लगाए जाते थे, जिसकी वजह से भारतीय उत्पाद वो वहां पर महंगा हो जाता था। अगर महंगा हो जाएगा तो ब्रिटेन के लोग उसको नहीं खरीदेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो क्या होगा बेटा, डिमोरलाइज होगा, वो अपना और सामान एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इस तरह की कुछ डिमांड्स। और हाँ, शराब और ये जो ठेके थे इनको बंद करने के लिए आपका कहा गया था, डिमांड की गई थी। और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करने की डिमांड इन 11 डिमांड्स में क्या थी, शामिल थी। ये सारी की सारी डिमांड गांधी जी ने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखी थी। ठीक है। हाँ, और इम्पोर्टेंट डिमांड क्या था कि जो सॉल्ट टैक्स है उसको हटाया जाए। नमक कर लगाया था अंग्रेजों ने, उसको हटाने की मांग भी आपकी की थी। पर बेटा ये वॉइसरॉय वाला चैप्टर चल रहा है, इसको हम कब पढ़ेंगे, जब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका पढ़ेंगे, है ना, वहां पर ये आएगा, उसमें पूरा पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। सब तो होता क्या है, ऑब्वियसली अंग्रेज जो है इस डिमांड को क्या कर रहे हैं, मानने से इनकार कर देंगे। एक भी डिमांड गांधी जी की नहीं मानी जाएगी। तो गांधी जी ने बहुत फेवरेट कोट या बहुत फेमस कोट कहा था कि मैंने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर रोटी मांगी थी, मुझे बदले में पत्थर मिला है। और गांधी जी ने कहा कि अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस नमक कानून को तोड़ूंगा। तो गांधी जी ने आपके स्टार्ट किया कि आपका दांडी मार्च। दांडी में वो पहुंचे और दांडी में पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया, नमक उठाया। नमक उठाना किसका सिंबलिक था कि टैक्स, आपका जो नमक कानून लगाया गया है, नमक कर जो आपका लगाया गया है, उस कर को हम तोड़ रहे हैं। और गांधी जी का यहाँ पर भी एक फेवरेट कोट है, दिस सॉल्ट कम्स फ्रॉम इंडियन ओशन एंड एज एन इंडियन आई क्लेम माई राइट अपॉन इट। कि ये जो सॉल्ट है ये हिंद महासागर से आता है और एक हिंदुस्तान का वासी होने के नागरिक होने के नाते मैं इस पे अपना अधिकार जताता हूँ। ठीक है। और ये कोट फेमस इसलिए है बेटा क्योंकि ये कोट जो था ना, लंदन, इंग्लैंड, आपके अमेरिका, सब अखबारों के फ्रंट पेज पे था। ये जो कोट था गांधी जी का कि दिस सॉल्ट कम्स फ्रॉम इंडियन ओशन, ये नमक हिंद महासागर से आता है और एक हिंदुस्तानी और एज ए इंडियन आई क्लेम माई राइट अपॉन इट, एक भारतीय होने पर इस पर मेरा क्या है, अधिकार है। और इसी के साथ शुरू हो जाएगा क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा पूरे के पूरे देश में। जो किसके काल में होगा बेटा, इरविन के टाइम पीरियड में आपका होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब साइमन कमीशन का बॉयकॉट हो चुका है इंडिया में, पूरे भारत में क्या चल रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका चल रहा है। अब अंग्रेज जो है थोड़े से बैकफुट पे आएंगे और वो भारतीयों के साथ बातचीत के रास्ते चीजें सुलझाना चाहेंगे। ये तो बातचीत का रास्ता है ना बेटा, ये इंग्लैंड से ही आया है पूरे दुनिया में। ठीक है। बातचीत के रास्ते क्या करना चाहेंगे, भारतीयों के साथ जो समस्याएं हो रही हैं उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे और इंग्लैंड में बुलाई जाएंगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। आपने देखा है ना कि सरकार कैसे बैठती है, एक बड़ा सा गोल टेबल होता है, उसके बगल में बैठते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन। एक ऐसा मेज जो कैसा है बेटा, गोल है। ठीक है, ताकि सब लोग दिख जाए। तो पहला गोल मेज सम्मेलन बुलाया जाता है किसके काल में बेटा, इरविन के टाइम पीरियड में। कांग्रेस और गांधी जी इसको अटेंड नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली कांग्रेस